जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर जो कि 2015 को हुआ था, उसके 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, जो एक बैग का जो वेट होता है सीमेंट के वो कितना होता है, वो 50 kg होता है। जो बैग आते हैं सीमेंट के वो एक बैग में 50 kg वजन आता है। और इसका जो 1 बैग का वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर। और जो डेंसिटी होती है सीमेंट की वो होती है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लॉस एंजल मशीन यूज टू टेस्ट, जो लॉस एंजल मशीन है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए यूज की जाती है। जो लॉस एंजल मशीन है उसका प्रयोग हम मिलावे के अपघर्षण प्रतिरोध के परीक्षण के लिए करते हैं। नेक्स्ट है द इंसोल्यूबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड बी, जो सीमेंट होता है उसमें अघुलनशील अवशेष कितने होते हैं, वो 1.5% से कम होने चाहिए, लेस देन 1.5% होने चाहिए। सीमेंट में जो अघुलनशील अवशेष हैं वो 1.5% से कम होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक आर टू बी टेकन। जब हम ब्रिक की लंबाई में जांच करते हैं, लंबाई चौड़ाई या मोटाई जांच करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी शुद्धता जांच करने के लिए हम एक बार में कितनी ब्रिक्स लेते हैं, तो एक चट्टे में से 20 ब्रिक्स को लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, जब हम दर विश्लेषण करते हैं उस समय जो ठेकेदार का लाभ होता है वो कितने % लिया जाता है, तो वो 10% लिया जाता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है वो 10% लेते हैं नॉर्मली कार्यों में, जबकि जो परसेंटेज है वो ठेकेदार का 8 से 15% तक लिया जाता है। जब छोटा कार्य होता है तो उसमें जो ठेकेदार का प्रॉफिट है वो 15% रख देते हैं, और जब काफ़ी बड़ा कार्य होता है तो उसमें 8% ही लेते हैं। लेकिन नॉर्मली कार्यों में हम 10% मान के चलते हैं कि 10% तक तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग यूजली, जो प्लास्टर करते हैं उसकी हम सामान्यतः मोटाई कितनी लेते हैं, तो वो 12 mm होनी चाहिए नॉर्मल मोटाई प्लास्टर की। जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसकी जो मोटाई है वो कम से कम 12 mm तो होनी ही चाहिए। एंड 7 क्वेश्चन कह रहा है नो डिडक्शन इज मेड प्लास्टर मेजरिंग इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामिनेशंस में ये जरूर पूछा जाता है कि प्लास्टर के लिए जो डिडक्शन है वो कितने पर होता है कितने पर नहीं होता है। तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक की ओपनिंग के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, जबकि 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक की जो डिडक्शन होगी उसके लिए 1 साइड डिडक्शन होता है, और 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होने पर जो डिडक्शन है वो बोथ साइड होगा, जबकि जो जैम्ब होंगे उनका मेजरमेंट हम सेपरेटली कर लेंगे। जैम्ब या जो भी साइडों पर प्लास्टर किया जाएगा उनको हर साइड से मेजर किया जाएगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग फॉलो टू प्रिवेंट ऑक्यूमुलेशन ऑफ एरर एज। तो जो प्रिंसिपल होता है सर्वे का वो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर सर्वेक्षण करना ही हमारे सर्वेइंग का प्रिंसिपल है। इससे क्या होता है कि जो एरर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ 1 लिंक इज 30 मीटर, चैन इज। भारतीय मानक अनुसार 30 मीटर जरिब की जो एक कड़ी होती है उसकी लंबाई क्या होती है, तो जो 30 मीट्रिक चैन है या 20 मीट्रिक चैन है, दोनों में जो एक कड़ी की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। जिसके अनुसार जो 30 मीट्रिक चैन है इसमें जो कड़ियों की संख्या आती है वो 150 आती है, जबकि जो 20 मीट्रिक चैन रहती है उसमें जो कड़ियों की संख्या है वो 100 आती है। जो 30 मीट्रिक चैन है उसमें पहले जो है 100 कड़ियाँ ही आती थी, लेकिन जो अभी नई चैन आ रही है उसमें जो 30 मीट्रिक जरी होती है उसमें 150 कड़ियाँ आती हैं। तो इसका 9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर है इफ रेड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एन 87 डिग्री वेस्ट इट होल सर्कल बियरिंग विल बी। हमको इसमें दिया है कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है वो हमको दे रखी है और हमको WCB ज्ञात करनी है। इसमें कह रहा है कि जो एंगल है वो नॉर्थ से 87 डिग्री वेस्ट है, यानी नॉर्थ से जो एंगल है वो वेस्ट की तरफ है। मान लेते हैं ये ए है पॉइंट, उस पर जो एंगल है वो 87 डिग्री वेस्ट दे रखा है, 87 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो हमको पूछ रहा है WCB यानी होल सर्कल बीयरिंग। तो जो होल सर्कल बीयरिंग है वो कहाँ से नापी जाती है, वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मीजर की जाती है। तो नॉर्थ से जब मीजर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी 360 में से 87 डिग्री माइनस हो जाएगी। जब हम लिखेंगे 360 माइनस के 87 सॉल्व करेंगे तो ये 267 आंसर आ जाएगा, 267 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है इन ए प्लेन टेबल सर्वे द प्लॉटिंग ऑफ इनसेसिबल पॉइंट कैन बी कॉन्वेंटली डन बाई। तो जिन बिंदुओं की दूरी प्लेन टेबल स्टेशन से नापना संभव न हो, ऐसे बिंदुओं की स्थित आलेखन निम्न प्लेट सर्वेक्षण की विधि से आसानी से किया जा सकता है। जब कोई बिंदु है उनकी दूरी क्या है कि प्लेन टेबल सर्वे में नापना आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा सर्वेक्षण करते हैं, तो उसके लिए मेथड ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। 12 क्वेश्चन कह रहा है लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। समान उच्चता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको कंटूर लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान उच्चता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ इनिशियल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। 1 माइनस के साइन 30 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 होल अपॉन 1 प्लस 1/2, यानी साइन 30 नीचे भी आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमको, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू, जो कोहेसिव सॉइल होती है उसके लिए जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसका मान 0 होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो राउंड ग्रेन लूज सैंड होती है उसका मान है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में लाई करता है, जबकि जो डेंस सैंड होती है उसका जो मान है इंटरनल फ्रिक्शन का वो 32 से 37 डिग्री के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जो आईपी की वैल्यू है वो होती है लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस के WP। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, IP इक्वल टू WL माइनस के WP। 16 क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो होता है D60/D10। तो इसमें D60/D10 कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो फॉर्मूला होता है CU इक्वल टू D60/D10। जब जो CC होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। 17 क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके कणों का अधिकतम माप कितना होता है, तो 0.002 mm के बीच में लाई करता है क्ले का पार्टिकल का साइज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ साल्ट इज एडेड इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी, अगर पानी में नमक घोला जाता है तो उसके सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो उसका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो घट जाएगा। अगर साल्ट घोला जाएगा पानी में तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हेन मेट सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कंसाइड द फ्लोटिंग बॉडी विल बी, अगर प्लवन पिंड का उत्प्लव केंद्र इसके गुरुत्व केंद्र पर होता है तब प्लवन पिंड कैसा होगा, तो वो उदासीन स्थिति में होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब मेटा सेंटर है किसी बॉडी का वो उसके गुरुत्व केंद्र पर होगा तो वो न्यूट्रल होगा। 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्लो इन ए पाइप इज लैमिनार इफ द रेनॉल्ड नंबर इज, रेनॉल्ड नंबर है वो कितने से कितना होना चाहिए तब जो फ्लो है वो लेमिनार होगा। तो अगर लेस देन 2000 है, ऑप्शन नंबर ए है, अगर 2000 से कम है तो पाइप में जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा, और 2000 से 4000 के बीच में होगा तो उसको कोई निश्चित नहीं होगा कि कैसा फ्लो होगा। लेकिन जब 4000 से ज़्यादा होगा तो उस प्रकार के फ्लो जो होगा वो
टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।